उत्तर प्रदेश असेंबली का बजट इजलास जारी है। गवर्नर के खुतबे पर बहस जारी है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अपने खिताब में हुकूमत की हुसूलियाबियां गिनवाई और आइंदा का खाका भी पेश किया। इन्होंने कहा कि 2017 में इक़्तिदार में आने के बाद गरीबों और ज़रूरतमंदों को राशन कार्ड मुहैया कराया गया। कोरोना वबा के दौरान खुर्दनी अशिया की किट के साथ साथ मुफ्त राशन का भी इंतजाम किया गया। योगी हुकूमत की दूसरी बारी का बजट कल पेश होगा। इस बजट में किसानों, ख्वातीन, नौजवानों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुकूमत की खास तवज्जो होगी। हमारी सरकार ने हर उस जरूरतमंद के लिए जिसे खाद्यान्न से वंचित किया गया था, राशन कार्ड उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य किया। दूसरा, इससे बड़ा प्रमाण दूसरा और क्या हो सकता है कि सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर यहाँ के निवासी हों या हमारे प्रवासी कामगार और श्रमिक, इन सबको न केवल खाद्यान्न के किट उपलब्ध कराए गए बल्कि फ्री में राशन की व्यवस्था भारत सरकार के स्तर पर भी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से भी और राज्य सरकार के माध्यम से भी उपलब्ध करवाए गए। और यह व्यवस्था भी सुनिश्चित कराई गई कि किन्हीं कारणों से अगर किसी परिवार ने अपना राशन कार्ड नहीं बनाया है, नेशनल पोर्टेबिलिटी का जो सिस्टम लागू हुआ है, इसका उद्देश्य ही यही है कि अगर यूपी का कोई श्रमिक मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, कर्नाटक में, केरल में कहीं रह रहा है, या वहाँ का कोई श्रमिक या कोई नागरिक उत्तर प्रदेश में रह रहा है, तो हम उस राशन कार्ड को जो उसने वहां बनाया है, अगर नेशनल पोर्टेबिलिटी के साथ वो जुड़ा हुआ है, तो उसे खाद्यान्न की सुविधा कहीं भी प्राप्त हो सकती है। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इस व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से ही सभी 80,000 राशन कोटे की दुकान में ई-पॉस मशीन लगाई है। उधर अपोजिशन लीडर अखिलेश यादव ने योगी हुकूमत को अब तक की सबसे नाकाम हुकूमत करार दिया। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत हर महाज पर नाकाम रही है। आज तक के इतिहास में सबसे बड़ी विफल सरकार अगर कोई हुई है तो यही सरकार है। प्रदेश में व्याप्त अराजकता और असुरक्षा का माहौल अगर किसी ने पैदा किया है तो यही सरकार है। ध्वस्त कानून व्यवस्था, कृष्णा जी शांत, सामूहिक बलात्कार, आप भी, नफरत, भ्रष्टाचार बढ़ाने वाली, विकास को रोकने वाली, महंगाई को चरम सीमा पर ले जाने वाली, नौजवानों के रोजगार की कोई योजना ठोस नहीं होना और कोई बड़ा निवेश अभी तक उत्तर प्रदेश में नहीं आया। आज उत्तर प्रदेश अगर हम सही मायनों में देखें, नीति आयोग के आंकड़ों के हिसाब से देखें किस पैरामीटर में हम कहां खड़े हैं। शिक्षा के सूचकांक में यूपी सबसे नीचे से चौथे स्थान पर है। अगर हम स्वास्थ्य के सूचकांक में देखें तो सबसे नीचे वाले पायदान पर है। देश में गरीबी बढ़ाने वाले बड़े राज्यों में अगर कोई प्रदेश आ रहा है तो उत्तर प्रदेश आ रहा है। और केंद्र सरकार की रिपोर्ट में, ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, ये केंद्र सरकार की रिपोर्ट है कि मिड डे मील योजना में घोटालों में यूपी सबसे आगे। इनोवेशन के मामले में देश का 16वां राज्य यूपी। भूखमरी में देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। नीति आयोग। फेक इनकाउंटर के मामले में मानवाधिकार के सबसे ज्यादा नोटिस अगर किसी प्रदेश को मिले हैं तो माननीय अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश को मिले हैं। राज्यसभा की 11 सीटों के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने का अमल 24 मई से शुरू हो गया है। वहीं अब समाजवादी पार्टी ने भी अपने राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए। समाजवादी पार्टी की तरफ से डिंपल यादव
कपिल सिब्बल और जावेद अली खान के नाम पर मोहर लग चुकी है। कपिल सिब्बल ने समाजवादी पार्टी से अपना पर्चा नामजदगी भी दाखिल कर दिया है। जराये के मुताबिक कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजकर अखिलेश यादव नाराज चल रहे पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान की नाराजगी को दूर करना चाहते हैं। वादे के आजम खान के केस की पैरवी सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने ही की थी। राज्यसभा चुनाव में जिनको सदस्य बनाना है पार्टी को, बहुत जल्दी वो लोग नामांकन कर देंगे। आज कपिल सिब्बल जी ने किया है, वो समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा में जा रहे हैं। पहला नॉमिनेशन हुआ है। इस तरह पार्टी की तरफ से 2 और जा सकते हैं। बहुत जल्दी उनका भी नॉमिनेशन हो जाएगा। कपिल सिब्बल जी वरिष्ठ अधिवक्ता रहे हैं। देश के जाने माने केसेस उन्होंने लड़े हैं। वो लोकसभा में रहे हों, राज्यसभा में रहे हों, उन्होंने बात को अच्छी तरह रखा है ढंग से। पॉलिटिकल कैरियर भी है उनके पास। एज ए लॉयर बहुत सक्सेसफुल लॉयर हैं। तो हमें उम्मीद है कि देश में जो बड़े बड़े सवाल हैं, आज देश किस रास्ते पर है। आज बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है, महंगाई रुक नहीं रही है, कानून व्यवस्था ध्वस्त होती चली जा रही है, हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं, चीन लगातार हमारी सीमाओं के अंदर आ रहा है। तो इन तमाम बड़े बड़े सवालों पर मुझे लगता है कपिल सिब्बल जी समाजवादी पार्टी और अपने विचारों को रख पाएंगे। को फिर ऐसा लगेगा कि किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं। हम विपक्ष में रह के हम एक गठबंधन बनाना चाहते हैं, सभी का गठबंधन, ताकि हम मोदी सरकार का विरोध करें। हम चाहते हैं कि 2024 में एक ऐसा माहौल बने हिंदुस्तान में कि मोदी सरकार की जो खामियां हैं वो जनता तक पहुंचाई जाएं, और हम इसका प्रयास करेंगे। मैं खुद इसमें अपना इसका प्रयास करूंगा। 16 मई को मैंने कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र दे दिया है। आजम खान और अखिलेश जी की अब तक मुलाकात नहीं। अरे भैया, आप देखिए, मैं यहाँ आया हूँ, ये सवाल अब हमसे काहे को पूछ रहे हैं। टेरर फंडिंग मामले में यासीन मलिक की सजा का आज ऐलान होगा। यासीन मलिक की सजा पर आज एनआईए अदालत में बहस मुकम्मल हो गई है। अदालत अब सजा का ऐलान 3:30 बजे करेगी। मालूमात के मुताबिक इस बहस के दौरान यासीन मलिक ने अदालत से कहा है कि मैं आपसे ये भीख नहीं मांगूंगा कि आपको जो सही लगता है सजा दें। कोर्ट ने उनको कहा कि आप इस पे बात मत करिए, आप ओनली सिर्फ 2 चीजों पे बात करिए कि मिटिगेटिंग फैक्टर क्या हो सकता है, या कोई मतलब एनहांस कर सकते हैं क्या पनिशमेंट या क्या है। तो बेसिकली दे सॉट डेथ पेनल्टी मैक्सिमम। उन्होंने एनआईए की तरफ से डेथ पेनल्टी की मांगा है उन्होंने, और सारी और जो सेक्शन है उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की बात है। फिर उनके वकील ने बात करी है। उन्होंने बोला है कि उन्होंने फिर कुछ बातें बताई कि नॉर्मल जो उस पर हम ये मिटिगेटिंग फैक्टर्स पे होना चाहिए। फिर यासीन मलिक साहब ने बोला कि फिर उन्होंने अपनी बात करी कि 28 ईयर्स जो है 28 ईयर्स से मेरा पॉलिटिकल करियर है और मैं हमेशा से नॉन कॉपरेशन उस पर काम करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि 28 ईयर्स से एक भी ऐसा कोई आप एविडेंस दे दो जहां पर मैंने वायलेंस यूज किया हो। एंड आई हैव बीन वर्कड विद 7 प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, आई के गुजराल से लेके अटल बिहारी वाजपेयी ने इनफैक्ट उनको पासपोर्ट भी दे दिया था। तो उन्होंने इतनी बात करी कि उन्होंने कहा, फिर उन्होंने गवर्नमेंट जज साहब से प्ली करी कि अगर आप मेरे को कोई भी सजा देते हैं तो इस चीज को कीप इन माइंड रखते हुए। जम्मू कश्मीर में जिला बारामूला के निजीवट करेरी इलाके में हुए एक इनकाउंटर में 3 पाकिस्तानी मिलिटेंटों को हलाक कर दिया गया। इस इनकाउंटर में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक एहलकार भी शहीद हुआ है। आईजीपी कश्मीर ने कहा कि मिलिटेंटों के पास से हथियार और गोला बारूद भी जब्त किया गया है। ये टेररिस्ट पिछले 3-4 महीना से इस एरिया में एक्टिव था। इसको हम लोग ट्रैक कर रहे थे और उसमें अनफॉर्चुनेटली हमारा एक पुलिसकर्मी साथी हमारे शहीद हो गए। हम लोग को दुख है, लेकिन ऐसे इनकाउंटर में इस टाइप का कोलेटरल डैमेज हम लोग को बर्दाश्त करना पड़ता है। मैंने पहले कह दिया, पाकिस्तानी टेररिस्ट है, जैश में हम उससे ताल्लुक रखते हैं। बिल्कुल, एक साल अभी तक में 22 पाकिस्तानी टेररिस्ट मारे गए। लास्ट पूरे एक साल में 21 मारा गया था। अच्छी बात है, जितना जल्दी पाकिस्तानी टेररिस्ट सफाया हो जाए, यहाँ शांति आने में अच्छा होगा, हम लोग इससे हेल्प मिलेगी। रक्षा राइफल्स पुलिस और सीआरपीएफ की मुश्तरका कार्रवाई में आज सुबह 3 पाकिस्तानी मिलिटेंटों को करेरी बारामूला के नजीबट गांव में हिलाक कर दिया गया। इस इनकाउंटर में जम्मू कश्मीर पुलिस से ताल्लुक़ रखने वाला एक नौजवान भी शहीद हुआ है। पूरे इलाके को सिक्योरिटी फोर्स ने घेरे में लिया है और तमाम आने जाने वाले रास्तों को सील कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि इनकाउंटर उस वक्त शुरू हुआ जब इलाके में छुपे बैठे मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेज की एक पार्टी पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में
इस इलाके में सुबह 3 मिलिटेंटों को मार गिराया गया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बारामूला से मैं सज्जाद हुसैन। राहुल भट्ट के कत्ल के खिलाफ जम्मू कश्मीर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। जम्मू में कश्मीरी पंडितों ने एहतजाज किया। इन्होंने पीएम पैकेज के तहत कश्मीर में काम कर रहे मुलाजमीन को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने का अपना मुतालबा दोहराया। कश्मीर में पीएम पैकेज एम्प्लॉइज को वापस दो, आवाज दो, उनके साथ बात करो। हमने आज यहाँ पे इजलास किया है। जो वहाँ पे पिछले 3 साल से किलिंग्स हो रही है, ये बात सच है। मिलिटेंसी में फ़र्क आया हुआ है, उसको हम नकार नहीं सकते, मगर ख़ास तौर पर हमारी कम्युनिटी को बार बार टारगेट बनाया जाता है, उसके लिए हमें खेद है। हम चाहते हैं कि सरकार इसके लिए कोई ठोस कदम उठाए और हमारे जो एम्प्लॉइज़ वहाँ पे धरने पर बैठे हैं, केपी पैकेज एम्प्लॉइज़, उनको रिलोकेट करे, हिंदुस्तान में किसी जगह भी भेजे ताकि वो महफूज रहे। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हम अहिंसा परमो धर्मा पर चलने वाले लोग हैं, चाहे वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस है और भी एम्प्लॉइज़ है कश्मीरी जो पंडित है या कोई मेजॉरिटी में है जो मिलिटेंट की किलिंग है, हम सबको इकट्ठे निकलकर इसका मजम्मत करना चाहिए। मुर्दा करार देने और कब्र में दफन करने के बाद मुजज़ाती तौर पर जिंदा मिलने वाली मासूम बच्ची बिलाखिर जिंदगी की जंग हार गई। बानिहाल अस्पताल में जन्म लेने वाली बच्ची श्रीनगर के अस्पताल में 2 रोज तक जेर इलाज रहने के बाद दम तोड़ बैठी। वादरे के बानिहाल अस्पताल में जन्म लेने के बाद इसे मुर्दा करार दिया गया था और इसकी तदफीन अमल में लाई गई थी। ज़मीन मालिक के एतराज़ के बाद इस बच्ची को कब्र से निकाल कर दूसरी जगह दफन करने के लिए ले जाने के दौरान इसे जिंदा पाया गया था। इसे बाद में जेपी पंत अस्पताल श्रीनगर मुंतकिल किया गया था। आज सुबह वो फौत हो गई। न्यूज़ 18 उर्दू के सीनियर एसोसिएट एडिटर शब्बीर अहमद इसकी तफसीलात दे रहे हैं। एक आस बंधी थी, टूट गई। जी हाँ, बानिहाल में जिस बच्ची को मुआवजाती तौर पे कब्र से ज़िंदा निकाला गया था वापस, उसका आखिरकार यहाँ 2 दिन तक मौत से लड़ने के बाद आखिरकार उसने ज़िंदगी की जंग हार ली। तो मुझे यही अफसोस हो रहा है, ये बच्ची बच गई होती, लेकिन मुझे पता नहीं था ये बच्ची ज़िंदा है कि मुर्दा है, क्या है क्या नहीं। लेकिन ये मुझे अगर पता होता, डॉक्टर ने मुझे दिखाया होता, डॉक्टर पे मुझे भरोसा था, लेकिन उन्होंने मुझे बोला ही नहीं ये ज़िंदा है या मुर्दा है। तो लेकिन इस वक्त मैं अंदर गया कोई 6:30 के करीब, तो डॉक्टर साहब बोलने लगा बच्ची की डेथ हो गई। तो अब मुझे बहुत अफसोस हुआ, ये बच्ची बच गई होती, लेकिन डॉक्टर के भरोसे पे मैंने इसको दफना दिया। उन्होंने बोला ये ऐसे ये मीट जैसा, इसको लेके दफना दो या फेंक दो। तो उन पे मैंने भरोसा करके अपनी बच्ची को दफना दिया था। काश अगर मुझे ये पता होता, मैंने इनको दफनाया ना होता, ये ज़िंदा रह गई होती बच्ची। इंसाफ होना चाहिए और मैं गवर्नर साहब से भी अपील करता हूँ, हमारे साथ हद से ज़्यादा इंसाफ कर दीजिए। पहली दफ़ा तो हमने एक बच्ची को दफना दिया था, एक दूसरी बार एक हमारे पास नई रोशनी की एक किरण आई थी, दूसरी बार भी हमें उसको जब दोबारा हमें लाश दे दी दफनाने के लिए। इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है कि एक बच्ची का फादर और एक बच्ची का मामू जो एक बच्ची की माँ है, उनके लिए इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है कि बच्ची को दोबारा हाथ में जब थमाया तो क्या हमारे कलेजे में क्या हुआ होगा। सर वो हमें पता है कितना दुख की बात है। डॉक्टरों को, ऐसे नर्सों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए सर। सस्पेंड की कोई बात नहीं सर, सस्पेंड नहीं, उनको जड़ से उखाड़ना चाहिए सर। और जो इस बच्ची का फादर है उसको अच्छा इंसाफ होना चाहिए सर। हमारी मीडिया वाले से बस यही गुजारिश है कि बच्ची का जो पापा है वो बहुत गरीब है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। आप तहकीकात कीजिएगा, पहले आपने लापरवाही की तहकीकात कर रहे हैं, अब कत्ल की कर दीजिएगा। लेकिन ये सवाल सबसे कि ये जो दूर दराज इलाकों में लोग रहते हैं, इनके सवाल हर वक्त रहते हैं, कुछ हमारी नज़र में आते हैं, कुछ मीडिया की नज़र से ओझल हो जाते हैं। ये तो मौजज़ाती तौर पे सामने आया, शायद इनकी किस्मत में अब की बार इंसाफ लिखा हो। ये जो कमेटियाँ आप बनाते हैं, इन कमेटियों पे अमल कर दीजिएगा। मैंने भी अपनी कई स्टोरीज पे कमेटियाँ बनते देखी, लेकिन फिर कुछ हुआ नहीं। अब की बार ये तय करना होगा एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को भी कि क्या इन दूर दराज इलाकों के लोगों को जो हेल्थ सर्विसेज का बुनियादी हक है, क्या उन्हें ये दिया जाए, क्या इन्हें ज़िंदगी का हक है, ये तय कर दीजिएगा।
कैमरा पर्सन अयूब खान के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। इबादतगाहों से मुतल्लिक़ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और अर्दाश्त दाखिल की गई है। स्वामी जितेंद्र नाथ सरस्वती की अर्दाश्त में कहा गया कि 1192 से लेकर 1947 के दरमियान गैर मुल्की हमलावरों ने हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध के सैकड़ों मजहबी मकामात को तबाह किया था। अर्दाश्त में कहा गया है कि एक एक्ट इन्हें ऐसी जगहों पर इबादत का हक हासिल करने के लिए अदालत आने से रोकता है। भारतीय संविधान में धर्म स्वतंत्रता के मूल अधिकारों के अंतर्गत जब हमारे धर्म पर प्रहार हुए तो एक ऐसा विधेयक ला करके कि हमारे भग्न मंदिर और जिससे हम भले ही यह कह लें कि हम स्वतंत्र देश के निवासी हैं, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति की तिथि के पूर्व जिस गुलामी के हालात में हमारे देवस्थान थे वह हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। एक ऐसी व्यवस्था बना दी गई जिसका नाम दिया गया स्पेशल प्रोविजन एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के नाम से 1991। इसे हमने आज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, इसकी धाराओं को चैलेंज किया है। ये तो वही बात हुई जबरा मारे और रोए न दे, कि हम अपनी शिकायत भी नहीं कर सकते। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, ये सब कुछ नष्ट करने का प्रयास किया गया। कर्नाटक में मंगलुरु के मजाफात में एक पुरानी मस्जिद के नीचे मुबैना तौर पर एक मंदिर जैसा ढांचा पाया गया। मंगलुरु के गुरुपुरा तालुका में मलाली मार्केट मस्जिद के अहाते में 21 अप्रैल को जुमा मस्जिद में तज़ीन और आराइश के काम के दौरान ये ढांचा मिला था। विश्व हिंदू परिषद के लीडरों ने जिला इंतजामिया से अपील की है कि जब तक दस्तावेजात की तस्दीक नहीं हो जाती तज़ीन और आराइश का काम रोक दिया जाए। वीएचपी ने आज हिंदू रस्म थम्बोला यहाँ पर अदा की। वीएचपी के मुतअद्दिद कारकुनान ने इस मस्जिद के बाहर पहुंचे और हंगामा बर्पा करने लगे। तमाम लोग पुरानी मस्जिद में पूजा करने का मुतालबा कर रहे थे। यही नहीं, इन लोगों ने मस्जिद के बाहर इबादत भी की, जिसके पेश नज़र माहौल काफ़ी कशीदा हो गया। इसको देखते हुए मंगलुरु के मलाली में वाक़ जुमा मस्जिद इलाके में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। इबादत गाह से 500 मीटर के अंदर 26 मई की सुबह 8 बजे तक पुलिस को तैनात रखा गया है। अमेरिका के माहिर तालीम और मिशिगन यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर काजी सिराज अजहर ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी की हिमायत की। डॉक्टर काजी सिराज अजहर कर्नाटक की यादगीर के दौरे के दौरान न्यूज़ 18 उर्दू से बात कर रहे थे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो सबसे बड़ी पॉजिटिव या मुस्बत बात जो है वो है मादरी ज़बान को बुनियादी तालीम का हिस्सा बनाना। तो ये इसके लिए जो है न सिर्फ इसको पॉलिसी के तौर पे रखना है बल्कि इस पर अमली काम भी करना है। अगर आप बुनियादी तालीम के बारे में कह रहे हैं और मादरी ज़बान के बारे में कह रहे हैं और फ़रोग़ किसी और ज़बान को दे रहे हैं तो ये गलत बात है। जैसे अब बच्चा चाहे वो एक बच्चा हो या 100 बच्चे हों, उसका ये हमारे आइन में ये मौजूद है कि उसको तालीम देना है उसी की ज़बान में। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के ओटी की लेडी नर्स के साथ रेजिडेंट डॉक्टर्स की बदतमीजी और थप्पड़ मारने के वाक़े के बाद नर्सों ने काम का बाइकआउट कर दिया है। नर्स कसूरवार डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रही है। नर्सिंग एसोसिएशन ने इस मामले में अस्पताल इंतजामिया से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया और ऐसा न होने की सूरत में हड़ताल करने की बात कही है। रात को 1:30 बजे मैं अपना काम कर रही थी। रात को 1:30 बजे मैं अंदर ओटी में थी, अकेली थी। उस टाइम तो बाई जी भी नहीं थी। थोड़ी देर बाद बाई जी मेरे पास आती है और बाई जी अपना काम कर रही थी। मैं और बाई जी अंदर ओटी में। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ईशान वहाँ पर आए और ज़ोर ज़ोर से गेट खटखटाने लगे, जबकि ना उन्होंने मुझे कोई पहले इन्फॉर्मेशन दी, ना कोई कॉल किया, ना बेल बजाई। बस ज़ोर से गेट को बजाने लग गए। मैंने जाकर उनको बोला रुकिए, मैंने कहा रुकिए आप आते हैं। फिर मैंने बाई जी को
आवाज़ लगाई, क्योंकि मैं उस टाइम ऑपरेशन थिएटर की ना स्टाफ हूँ, तो मैं ग्लव्स वगैरह पहनकर गई थी, तो मैं डायरेक्ट जाकर गेट नहीं खोल सकती थी, और ना ही वो कोई इस इमरजेंसी में आए थे कि मुझे तुरंत गेट खोलना पड़े। फिर भी भाई जी ने जाकर जल्दी से गेट खोला। मैं वहीं पे खड़ी थी, वो तुरंत आकर मेरे ऊपर हावी होने लगे, तो और पीछे दीवार थी, मैं पीछे खिसक रही थी। मैंने उनको ऐसे मना किया, इतने में उन्होंने मेरे पर हाथ उठा लिया। उस टाइम वो पूरी तरह से नशे में धुत थे, और उसके बावजूद भी वो चुप नहीं बैठे, वो लगातार बोलते गए, लगातार नर्सेस के प्रति अभद्र व्यवहार करते गए। सच में मैं तो चाहती हूँ कि इसके कड़ी से कड़ी कोई कार्रवाई हो। अगर उन्होंने अकेले में मुझे थप्पड़ मारा, मैं सबके सामने उसको थप्पड़ मारना चाहती हूँ। आज हम काम का बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती है, जिस डॉक्टर ने थप्पड़ मारा है बिना किसी गलती के, बिना किसी वाद विवाद के, आके नशे में धुत आकर महिला कर्मचारी को थप्पड़ मारा है, तो हमारी एक बहन की इज्जत के लिए और हमारे नर्सिंग समुदाय के स्वाभिमान के लिए हम उस डॉक्टर को खुलेआम थप्पड़ मारना चाहते हैं। मध्य प्रदेश हुकूमत की अदम तवज्जुही के सबब आइम्मा व मौज़नीन तनख्वाहों से महरूम है। महंगाई के इस दौर में हुकूमत के जरिए आइम्मा व मौज़नीन की तनख्वाहों में इजाफा करना तो दूर की बात है, मार्च से तनख्वाह भी अदा नहीं की गई है। मध्य प्रदेश में हुकूमत के जरिए हर महाज पर सबका साथ सबका विकास का नारा तो बुलंद किया जाता है, लेकिन अक़लियतों और अक़लियती इदारों पर इसका इतलाक़ कहीं नजर नहीं आता है। अक़लियतों के ताल्लुक से मध्य प्रदेश में जितने भी इदारे हैं, न तो आज तक उनकी तश्कील हुई है, बल्कि अइम्मा व मुअज़्ज़िनीन की तनख्वाहों को लाले पड़े हैं। ऐसा नहीं है कि हुकूमत के जरिए अइम्मा मुअज़्ज़िनीन को जो तनख्वाहें अदा की जा रही हैं वो बड़ी रकम हो, बल्कि 3 से 5 हज़ार रुपए माहाना की रकम भी अइम्मा व मुअज़्ज़िनीन को वक्त पर अदा नहीं किए जाने से उनकी मुश्किलात में इजाफा हो गया है। पिछले कई माह से इमाम मुअज़्ज़िनों को तनख्वाह नहीं मिली है, जिसकी वजह से इमाम मुअज़्ज़िनों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और कई बार हुकूमत से भी हम मांग कर चुके हैं और मसाजिद कमेटी से भी मुलाकात करके, और उनसे भी हमने कहा कि इमाम मुअज़्ज़िनों को वक्त पर तनख्वाह दी जाए, लेकिन 6-8 महीने हो गए तकरीबन लोगों को तनख्वाह नहीं मिली। पिछले माह ज़रूर 3 महीने की तनख्वाह दी गई थी, उसके बाद भी 5-6 महीने की तनख्वाहें अभी इमाम मुअज़्ज़िन की बाकी हैं। मस्जिद जुडिशल कोर्ट, हमको 3 महीने तनख्वाह नहीं मिली मसाजिद कमेटी से। बस महंगाई में किस तरह की मुश्किलात पेश आ रही है? अब जो कर रहे हैं, किसी से कर्ज ले लेते, किसी भी ले लेते हैं, कुछ कर्ज ये ले लेंगे तो फिर जहाँ तब जब तनख्वाह मिल जाए जब उनका अदा करेंगे। वहीं अइम्मा मुअज़्ज़िनीन की तनख्वाहों को लेकर न्यूज़ 18 उर्दू ने जब मसाजिद कमेटी के इंचार्ज सेक्रेटरी यासिर अरफात से बात की तो उन्होंने भी तस्लीम किया कि मार्च से अइम्मा व मुअज़्ज़िनीन को तनख्वाहें जारी नहीं हुई हैं। मसाजिद कमेटी के जिम्मेदार का कहना है कि इस ताल्लुक से बजट बनाकर महकमा अक़लियती फलाह बहबूद को भेजा जा चुका है, और जैसे ही ग्रांट जारी होगी अइम्मा मुअज़्ज़िनीन को तनख्वाहें जारी कर दी जाएंगी। देखिए, हमारा जो प्रपोजल है ग्रांट के लिए वो शासन को भेज दिया गया, उस पर कार्रवाई चल रही है। जल्द से जल्द इंशाल्लाह जैसी ग्रांट रिलीज़ होती है इमाम मुअज़्ज़िन हज़रात की तनख्वाह रिलीज़ कर दी जाएगी। ये कब से रुकी हुई है? अभी मार्च से इमाम मुअज़्ज़िनों का जो मानदेय है, अलाउंस है, नजराना, ये नहीं मिल पाया है। इंशाल्लाह जैसे ही ग्रांट हमें प्राप्त होती है मतलब भुगतान कर दिया जाएगा। अइम्मा मुअज़्ज़िनीन की तनख्वाहों को लेकर हर चंद माह बाद पेश आने वाली मुश्किलात को देखते हुए मुस्लिम समाज तंजीमों ने मध्य प्रदेश के वजीर बराए अक़लियती फलाह बहबूद राम खिलावन पटेल से मुलाकात करने का फैसला किया है, ताकि अइम्मा मुअज़्ज़िनीन के मसाइल का हतमी हल निकाला जा सके। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से महताब आलम की रिपोर्ट। 2 साल बाद आज़मीन हज हिंदुस्तान से सऊदी अरब जा रहे हैं। मरकजी वज़ारत अक़लियती उमूर की तमाम तर तैयारियों में मसरूफ़ है। ख़ास बात यह है कि इस बार तकरीबन 2000 ख़वातीन बगैर महरम के हज करने जा रही हैं। तो आप देखिए ख़ुसूसी रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। गुजरात के अहमदाबाद के कारपोरेशन अस्पताल में नर्सिंग केयर की देखभाल करने वाली राबिया मलिक को इस बार हाजियों की खिदमत के लिए मुंतखब किया गया है। वो पहली बार सऊदी अरब जा रही हैं। राबिया उन 49 खुशनसीब ख्वातीन में से एक हैं जो तरबियत ले रही हैं। दिल्ली समेत ये तमाम ख्वातीन जल्द सऊदी अरब रवाना होंगी और बिलखुसूस ख्वातीन की मदद करेंगी और रहनुमाई करेंगी। राबिया का कहना है कि वो बहुत खुश हैं। खिदमत का मौका मिला है। ऐसे खुदा के घर में तो किसको जाने मिलता है, नसीब वालों को जाने मिलता है।
खुदा का शुक्र है कि मेरा इसमें सिलेक्शन हुआ है और अभी हमारी सब वेरिफिकेशन हो गया है डॉक्यूमेंट्री का। अब ट्रेनिंग भी हो गई है हमारी, कल पूरा दिन ट्रेनिंग थी, उसमें भी हमको सब कैसे मक्का मदीना, कैसे 5 जगह पे जाना है, हज करनी है 5 दिन में, कैसा डिजास्टर मैनेजमेंट है, सब कुछ हमको वहाँ पे ट्रेनिंग किया पूरी तरीके से और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। डॉक्टर रिजवाना बेगम भी महाराष्ट्र के अकोला जिला से MBBS डॉक्टर हैं और जिला के सरकारी अस्पताल में अपने फराइज सरअंजाम देती हैं। डॉक्टर रिजवाना बेगम को लेकर दिल्ली खुद उनके शौहर अमजद खान आए हैं। डॉक्टर रिजवाना बताती हैं कि पूरा खानदान बहुत खुश है। हमें बड़ी सआदत का मौका है ये। हमारे लिए हमारी जिम्मेदारी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वहाँ पर हाजी आएंगे उनके लिए जो भी मेडिकल हेल्प लगती है हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करें कि उनके लिए जो है सारी परेशानियाँ वगैरह का हल निकाल सके और उनका ट्रीटमेंट कर सकें। और मेरे घर में तो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल था। इंशाल्लाह आगे सारे प्रोसीजर अच्छे से हो जाए, बस यही दुआ है। गुज़िश्ता 2 साल से हिंदुस्तान से लोग हज पर नहीं जा सके। इस साल 80,000 लोग अरब जा रहे हैं, जिनमें 2,000 ख़वातीन भी बगैर महरम के हज पर जा रही हैं। तमाम लोगों में से तकरीबन 50% ख़वातीन हैं। यही वजह है कि वजारत ने हाजियों की खिदमत पर जाने वाले लोगों में ख़वातीन की नुमाइंदगी का खास ख्याल रखा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। इस न्यूज हेडलाइंस के